नमस्कार, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेटे एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। कांग्रेस के सैम पित्रोदा, जो हमेशा विवादों में ही रहते हैं, एक बार फिर वो चर्चा का विषय बन गए हैं। पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी एक साथ रहते हैं। यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले अरब जैसे और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम सभी मिलजुल कर रहते हैं। सैम पित्रोदा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके इस बयान पर अब बीजेपी भी मैदान में आ गई है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सैम भाई, मैं पूर्वोत्तर से हूँ और भारतीय ही दिखता हूँ। हम विविधता में यकीन रखते हैं, हम अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन सभी लोग एक हैं। हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो, फिर बात किया करो। हाल ही में विरासत टैक्स वाले मामले में सैम पित्रोदा ऐसे घिरे थे कि कांग्रेस ने उनके बयान से ही पल्ला झाड़ लिया था और अब सैम पित्रोदा का ये बयान भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। हरियाणा सरकार से 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार संकट में आ गई है। वहीं तीनों निर्दलीय विधायकों की ओर से प्रदेश की नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से समर्थन वापसी पर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मंगलवार को राज्य सरकार में शामिल 3 विधायक सोमबीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने सरकार से ये कहते हुए समर्थन वापस ले लिया था कि वो चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला उन्होंने किया है। बात ये वो निर्दलीय है तो निर्दलीय है, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक को ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता। देश में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और बाकी चरणों के चुनाव अभी होने हैं, जिसको लेकर राजनेता ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का नाम लेते हुए राहुल गांधी पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, उद्योगपति अंबानी अडानी, लेकिन अब जब से चुनाव घोषित हुए हैं, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्हें अडानी अंबानी से कितना माल उन्होंने उठाया है। काला धन के बारे में बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला है, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की कांग्रेस और पूर्व की बीआरएस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली शराब घोटाले का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों भ्रष्टाचार की गोंद से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। दोनों का एक ही काम है, फैमिली फर्स्ट और तुष्टीकरण। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटें कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या?
क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी, अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। लोकसभा इलेक्शन में पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट किया हुआ है। इस बीच पीएम मोदी ने इस राज से पर्दा उठा दिया है कि एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव में 400 पार सीट क्यों मांग रही है। पीएम ने मध्य प्रदेश के धार में रैली के दौरान कहा कि वे 400 से ज्यादा सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी अयोध्या में राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला ना लगा दे। अब इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें 400 सीटें चाहिए, तभी तो कांग्रेस बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पर नहीं लगा पाएगी। सिब्बल ने कहा कि ये किस किस्म का बयान है, आपको ऐसा बयान देने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है, वरना आप ऐसा बयान देते ही नहीं। भविष्यवाणी है कि तब ताला लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, साष्टांग करते हो आप रोज के रोज, लाखों लोग वहां जाते हैं, तो ताला कैसे लगेगा। ये जो दूसरा बयान उन्होंने दिया है कि आप या तो वोट जिहाद कीजिए या रामराज को वोट कीजिए, तो ये किस किस्म का बयान है। ये सबको साथ ले चलने का बयान है, सबका साथ, सबका विकास। इससे विकास होगा, इससे सब वर्गों का साथ होगा, सब धर्म के लोगों का साथ होगा, और क्या विश्वास उठ नहीं जाएगा। तो आप किस किस्म बातें तो कुछ करते हो आप बड़ी बड़ी, और जो आपकी जो बयानबाजी है वो उससे बिल्कुल अलग है, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसी बयानबाजी देश के हित में नहीं है। ऐसी बयानबाजी कभी भारत को विकसित भारत नहीं बना सकती। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, मत कीजिए ऐसा काम। जो आपने काम किए हैं पिछले 10 सालों में वो जनता को बताइए। कांग्रेस की 2 हाई प्रोफाइल सीटें अमेठी और रायबरेली में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होने हैं। भले ही प्रियंका गांधी उम्मीदवार नहीं है, लेकिन दोनों ही जगहों पर पार्टी के प्रचार अभियान में सीनियर कांग्रेस नेता सबसे आगे हैं। उनके भाई राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं, वहीं गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा अमेठी से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा तूफानी आउटरीच अभियान की शुरुआत के साथ आज 9 नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। प्रियंका गांधी सोमवार को रायबरेली पहुंची थी। उन्होंने पिछले 2 दिनों में स्थानीय कांग्रेस नेताओं के साथ मैराथन बैठकें की हैं। प्रियंका ने कहा है कि हमें अमेठी और रायबरेली से मजबूती से लड़ना है। अब आपके 24 घंटे मेरे हैं। मैं आपको डांटूंगी, भगाऊंगी, लेकिन आपके साथ मजबूती से खड़ी रहूंगी। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटों खुले हैं, और ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। बीजेपी आपसे आरक्षण का लाभ छीनना चाहती है। अब प्रियंका गांधी ने ऐसा क्यों कहा वो भी जान लीजिए, क्योंकि 1952 में अपने पहले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस सिर्फ 3 बार रायबरेली हारी है। 1977 में इमरजेंसी के बाद के चुनाव में, 1996 और 1998 के चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट को गंवा दिया था। रायबरेली में जनता कांग्रेस को ही पसंद करती रही है। इसी वजह से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी और मोदी लहर के बावजूद रायबरेली सीट जीतने में कामयाब रही थी। इस बार स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया और वे राज्यसभा चली गईं। कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी को अपने पारंपरिक गढ़ से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस सीट का प्रतिनिधित्व एक समय में फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी भी कर चुके हैं। राहुल गांधी का मुकाबला मौजूदा समय में रायबरेली में यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से है, जो 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी से 1,67,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अमेठी में भी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। कभी इस सीट का प्रतिनिधित्व संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने भी किया था। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी। इससे पहले इस सीट पर राहुल गांधी लगातार 3 बार जीत हासिल करते रहे हैं। इस बार भी अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस में यहां के केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पार्टी उम्मीदवार घोषित करने से बहुत पहले से बड़े पैमाने पर यहां प्रचार कर रही है।
स्मृति ईरानी ने इस बार भी अमेठी में जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने मीडिया से कहा है कि सच्चाई ये है कि इस बार गांधी परिवार अमेठी में नहीं लड़ रहा। ये दिखाता है कि वोट पड़ने से पहले ही वो अमेठी से हार रहे हैं। अगर उनको उम्मीद की एक झलक भी दिखती तो वे चुनाव लड़ते और कोई डमी कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। वहीं केएल शर्मा ने कहा, अमेठी के लोग मेरे दिल में हैं। मैं यहाँ 40 साल से हूँ और मैं शीर्ष नेतृत्व के निर्देश का पालन कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि लोग मुझे उनकी सेवा करने का मौका दें। अब देखना होगा कि 4 जून को आखिर जनता किसके हक में फैसला देगी। यूपी के बहराइच स्थित नानपारा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनका वो हाल कर देंगे जो महाराजा सोहेल देव ने सैयद सालार मसूद गाजी का किया था। ऐसे लोगों को बोलो उस भीख मंगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं तो वहीं चले जाओ, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में विस्फोट हो जाया करता था। जनता जब सवाल करती थी तो सपा कांग्रेस के लोगों से कहते थे कि ये घटनाएं सीमा पार से ही हो रही हैं। आज जब आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि हमने कुछ नहीं किया। भारत अपनी तरफ से किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर भारत को कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नौजवानों के हाथों में तमंचे हुआ करते थे। इनकी सरकारों में गुंडे और माफिया जगह जगह बम विस्फोट करते थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में माफिया और गुंडे जानते हैं कि ऐसा करने पर उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सोहेल देव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भिखमंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो। तो विशुद्ध राजनीति में ये थी आज की सभी बड़ी खबरें। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।